तो जैसा कि हम लोग इन्वायरमेंट की घटना चक्र को कवर कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। पहले के 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज को देख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आज हमें ओजोन लेयर से स्टार्ट करना है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है और ये नेचुरली किस गैस से रेगुलेट होती है, तो वो गैस होती है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेगुलेट करती है ओजोन लेयर को। ओजोन की थिकनेस की बात करें तो सबसे हाईएस्ट थिकनेस इसकी होती है स्प्रिंग सीजन में और लोएस्ट होती है रेनी सीजन में। उसके बाद तीसरा फैक्ट है हमारा कि ओजोन होल की डिस्कवरी जो हुई थी एंटार्क्टिका के ऊपर, वो किस टेक्निक के थ्रू हुई थी? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। और ब्रिटिश की टीम में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने किया था 1985 में। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, जो CFCs होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, कलरलेस है, ओडरलेस है और फ्लूइड में इजीली कन्वर्टेबल है, हाईली स्टेबल है और एटमॉस्फेयर में 80 to 100 ईयर्स तक इसकी प्रेजेंस रहती है। ठीक है, ये CFCs की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर में जो गैसेस फिल्ड होती हैं उनको मैफ्रॉन के नाम से सोल्ड किया जाता है। ठीक है, सेल किया जाता है बाज़ार में मैफ्रॉन के नाम से, वो गैसेस जो कि रेफ्रिजरेटर में फिल की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा GW केंट मूर ने ओजोन होल को डिस्कवर किया था टाइबेटन प्लेट्यू के ऊपर 2005 में। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो उसको साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 में और फोर्स में कब से आया? 1 जनवरी 1989 में, यानी साइन होने के 2 साल बाद से ये फोर्स में आया। 2022 में जो ओजोन डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। फिर CFCs के अगर यूज़ की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि इसमें से कौन सा CFCs का यूज़ नहीं है, तो यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? प्लास्टिक फोम्स में, क्लीनिंग एजेंट में, प्रेशराइजिंग एजेंट में जो एरोसोल के कैंस होते हैं, और कहाँ नहीं होता है जो गलत ऑप्शन था? ट्यूबलेस टायर्स में। ट्यूबलेस टायर्स के प्रोडक्शन में CFCs का कोई रोल नहीं है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो हमारे आ जाते हैं इसमें CFCs, हेलॉन्स, CCl4। रॉकेट फ्यूल की बात करें तो ये होता है हाईली रिफाइंड केरोसिन। ठीक है, यही हमारा रॉकेट फ्यूल होता है। एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को लेकर इंफॉर्मेशन। फॉरेस्ट और उनके टाइप्स की बात कर लें, सबसे पहले नंबर पे हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाता है। ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है और मोस्टली ये इक्वेटर के करीब पाए जाते हैं ऐसे फॉरेस्ट। इंडिया की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में ये फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो 23.5 से लेके 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक वैरी करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट बायोम है। 8% ऑफ अर्थ सरफेस को ये कवर करते हैं और यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं। यहाँ पर एक वाइन्स पाई जाती हैं, उसको कहते हैं कटहलता या फिर लिपाना, नेम है इसका। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल जोन में ही होता है। एक्चुअली ये तीनों एक ही हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल सेम ही है। ये ऐसे जोन में पाया जाता है जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो, टॉल और ब्रॉड लीव ट्रीज हो और यहाँ पर वर्ल्ड की 80% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये फॉरेस्ट कहने का तरीका अलग है लेकिन है सेम ही। फिर हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाता है। ये इससे कम वाले रेनफॉल वाले रीजन में, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पे पाया जाता है। यहाँ का जो मेन ट्री है वो टीक होता है, बाकी ट्री जो पाए जाते हैं बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड और मॉनसून फॉरेस्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आ जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। ये इंडिया में हायर रीचेस जो होते हैं हिमालयाज़ के ऊपरी हिस्सों में पाया जाता है हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट। और वैसे भी टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो ये हायर ऑल्टीट्यूड पे पाया जाता है। अब कुछ ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, कुछ स्पीशीज़ की। सैंडलवुड पहला है। ये क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री है
जो कि हिमालयन रीजन में नहीं पाया जाता और ज़्यादातर ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। फिर रेड सैंडर्स की बात करें, जिसको रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो साउथ इंडिया का होता है वहाँ पे पाया जाता है। साइंटिफिक नेम इसका टेरोकार्पस सैंटिलिनस है और ये पालकोंडा और सेशलम हिल्स जो हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मेनली पाया जाता है। टेक्सास ट्री की बात करें तो ये हिमालयाज़ में पाया जाता है। रेड डेटा बुक में ये दर्ज है इसका नाम, और इससे एक केमिकल निकाला जाता है टैक्सोल नाम से, जो कि एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ होता है और ये पार्किंसंस डिजीज़ के क्योर करने में भी ये केमिकल काम में आता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडुअस तीनों टाइप के फॉरेस्ट हमारे पाए जाते हैं। फिर अगर नेक्स्ट फैक्ट में हम भीतरकनिका मैंग्रोव की बात करें तो ये डेल्टा पे सिचुएटेड है। किस किस के डेल्टा पे? ब्रह्मणी, वैतरणी और महानदी रिवर के डेल्टा पे भीतरकनिका मैंग्रोव जो है वो स्थित है। कौन से स्टेट में? उड़ीसा में, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इसको जो है रामसार साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है 2002 में। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, एल्यूमिनियम जो होता है उसको ग्रीन मेटल भी कहते हैं, और ग्रीन मेटल इसलिए नहीं कहते कि रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल एक्चुअली नहीं होता है, नॉन रिन्यूएबल ही होता है, लेकिन सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल इसलिए कि अगर हम इसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा जैसा था वैसा ही हम इसको रिटेन रख सकते हैं, इसीलिए इसको सस्टेनेबल मेटल कहते हैं, इसीलिए ग्रीन मेटल भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं 1952 वाली। इसमें फॉरेस्ट को इन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्रोटेक्टेड, नेशनल, विलेज और ट्री लैंड्स को। और ये जो है नेशनल पार्क्स की भी बात करता है और कहता है कि नेशनल पार्क्स आर नॉट इन दी कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। 33% ऑफ टोटल लैंड एरिया शुड बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट या ट्री कवर। तो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 है, इसमें कहा गया है कि 33% जो टोटल लैंड एरिया है उसमें फॉरेस्ट होना चाहिए। जो फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी 1988 की है, अब ये क्या कहती है, इसका जो जोर है वो एफॉरेस्टेशन और वेस्टलैंड के ऊपर है, रिफॉरेस्टेशन और रीप्लांटेशन के ऊपर, और इनकरेजिंग वुड सब्सटीट्यूट एंड सप्लाइंग अदर टाइप ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, वुड जो हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इसको सब्सटीट्यूट करें। उसके बाद हमारा आ जाता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, सबसे लेटेस्ट है, 2023 में आनी है, अभी तक इसका डिटेल्स जारी नहीं हुआ है। 17th रिपोर्ट है ये 2021 वाली, और इसी के तहत जो है नगर वन योजना भी इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इसके कुछ यहाँ पर डिटेल में मैंने लिख दिया है सारे फैक्ट्स। जैसे यहाँ पे बात हो रही है वेरी डेंस फॉरेस्ट की। वेरी डेंस फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसमें ट्री कैनोपी मोर देन 70% होती है। तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं, फिर मिडिल मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 40 to 70%, ओपन फॉरेस्ट 10 to 40% और श्रब्स लेस देन 10%। तो यहाँ मेनली कैनोपी की बात हो रही है, बताया गया है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कैनोपी होती है ट्रीज़ की, सबसे ज़्यादा वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, ओपन फॉरेस्ट, फिर श्रब्स की। फिर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर ऑल द पैचेस ऑफ लैंड विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%। ठीक है, फॉरेस्ट कवर वो सारे लैंड होते हैं जहाँ पर ट्री कैनोपी मोर देन 10% होता है और एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। और ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लैंड का यूज़ क्या हो रहा है, ओनरशिप किसके पास है या कौन सी स्पीशीज़ की ट्री लगी है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं, एक तो ट्री कैनोपी वाला और एक एरिया वाला, तो हम उसको फॉरेस्ट कवर के अंदर ले लेंगे। फिर उसके बाद 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जहाँ पर मोर देन 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर। आउट ऑफ दीज 5 जो स्टेट्स या यूटीज़ हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यहाँ पे मोर देन 75% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, 17 स्टेट्स में क्या है, मोर देन 33% है, और उसमें से भी 5 के अंदर मोर देन 75% है। अगर एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है हमारे मध्य प्रदेश में एरिया वाइज, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर हम ये बात करें कि फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, अब एमपी एक बड़ा स्टेट है, लैंड एरिया वहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ फॉरेस्ट अगर ज़्यादा भी है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर कोई छोटा स्टेट है, ठीक है, छोटे एरिया में है, वहाँ पे मान लिया इसका 90% हिस्सा फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे भी तो कंसिडर करना चाहिए। तो
तो वही चीज़ है कि फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया देखें तो मिज़ोरम में है सबसे ज़्यादा 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में। अब जो 12 स्टेट है उनमें फॉरेस्ट कवर है 33 से 75% के बीच में। कौन कौन से हैं ये? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, हमारा ये गोवा, केरला, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, असम और उड़ीसा। उसके बाद कुछ ये फैक्ट्स हैं जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैं रिपीट नहीं करा रही हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर अगर इंडिया में कहें तो 24.62% है। ये वैल्यू याद रखनी है। इसमें से फॉरेस्ट कवर सिर्फ कितना है? 21.71% और ट्री कवर हमारा है 2.91%। तो ये वैल्यूज़ याद रखनी है। फिर वैसे स्टेट जहाँ पे सबसे हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हुआ है पिछले वाले रिपोर्ट से, तो कहाँ कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में। नॉर्थ ईस्ट में बिगेस्ट लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। फिर इन्हीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ है? मिजोरम में। 4% जो कंट्री का फॉरेस्ट कवर है वो एक्सट्रीमली प्रोन टू फायर है, 6% वेरी हाईली प्रोन है। उसके बाद फायर के इंसिडेंट्स की बात करें तो उड़ीसा में सबसे मैक्सिमम इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद एमपी में, फिर छत्तीसगढ़ में। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है, वहाँ पे, फिर कांधामल उड़ीसा में, फिर बीजापुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैक्सिमम इंक्रीज मैंग्रोव कवर में कहाँ हुआ है? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में। इंक्रीज़ कहाँ हुआ है ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले वाले रिपोर्ट से, तो उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। उसके बाद पहली बार इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर जो टाइगर रिजर्व्स के अंदर है उनको भी असेस किया गया, तो ये इस रिपोर्ट की हमारी खास बात है। और इसमें क्या सामने आया कि 52 जो टाइगर रिजर्व असेस किए गए थे उनमें से 20 हैव रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सिंस 2011 वाइल इट डिक्रीज्ड इन 32 टाइगर रिजर्व, ठीक है। 20 टाइगर रिजर्व जो हैं उनमें इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट किया गया है, जबकि 32 में डिक्रीज हुआ है। और मैक्सिमम लॉस कौन कौन से टाइगर रिजर्व में हुआ है? कावल, भद्रा और सुंदरबंस में। कार्बन स्टॉक जो है टोटल अगर देखें तो इंक्रीज हुआ है, और सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ है? हमारे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में 56% है। उसके बाद लद्दाख में ये बात सामने आई है कि जो यहाँ फॉरेस्ट हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं क्लाइमेट चेंज से। तो ये हमारी ISFR रिपोर्ट 2021 के मेन हाइलाइट्स थे। उसके बाद बात करें अगर टॉप 10 कंट्रीज़ की इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, तो कौन कौन से हैं? रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू और फिर इंडिया। घड़ियाल की बात करें जिसको गैवियालिस कहते हैं, चंबल रिवर में ये पाया जाता है और इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। खड़ाई कैमल्स की बात करें तो गुजरात के कच्छ एरिया में पाया जाता है, ये भी इंडेंजर्ड है। और 9th स्पीशीज़ है इंडिया का 9th स्पीशीज़ है कैमल का जो कि इंडिया में पाया जाता है। वेल शार्क की बात करें, इट इज़ नॉट ओनली इंडियाज़ लार्जेस्ट बट लार्जेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लार्जेस्ट फिश ऑफ द वर्ल्ड कौन है? वेल शार्क। स्पाइडर मंकीज़ की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं और अमेरिका के एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? सेंट्रल और सदर्न रीजन में। साइंटिफिक नेम्स की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आया था। एशियाटिक वाइल्ड लैस को इक्वस हेमियोनस कहते हैं, स्वैम डियर को यूसरवस ड्वास सेल्यूरी कहते हैं, चिंकारा को गैजला पेनेटी कहते हैं, नील गाय को बोसाल्फस टैगो कैमेलस कहते हैं। तो ये हमें नाम थोड़े थोड़े याद रखने हैं। उसके बाद फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया एक बुक है जो कि किसने लिखी है? JRB एल्फ्रेड ने। इस बुक में कहा गया है कि 7.28% ऑफ वर्ल्ड्स नोन एनिमल स्पीशीज़ आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। 7.28% जो वर्ल्ड के नोन एनिमल स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अगर 1980 की बात करें तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हुआ था 25 अक्टूबर 1980 में और इनैक्ट किया गया था 27 दिसंबर 1980 में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, 1977 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962 में इस्टेब्लिश हुआ, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है और
किस एक्ट के अंडर हुआ है इसका एस्टैब्लिशमेंट? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंडर। NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी किसी एक्ट के अंदर बनाया गया है इसको। और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 फरवरी 2009। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये देहरादून में है और 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1974 में हमारा चिपको मूवमेंट हुआ था, गौरा देवी हैं इन्होंने लीड किया था, और प्रोटैगनिस्ट जो थे इस मूवमेंट के वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था दसोली ग्राम स्वराज मंडल 1964 में। इस मूवमेंट में सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं उन्होंने भी लीडिंग रोल प्ले किया था। चंडी प्रसाद को रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1982 में। उसके बाद एक अवार्ड होता है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो देता है। सेव क्या है? सेव इनिशिएटिव इंडिया और नेपाल का है, टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अपना वन अपना धन, ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। जाइंट पांडा की बात करें तो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये सिंबल है 1961 से। साइंटिफिक नेम इसका एल्यूरोपोडा मेलामोल्यूका, ये इसका साइंटिफिक नेम है। वाइल्ड लाइफ वीक की बात करें तो 2 से लेके 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी यही है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जो कि 21 मार्च को है। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है। 2 से 8 अक्टूबर है हमारा वाइल्ड लाइफ वीक। 21 मार्च को है हमारा फॉरेस्ट्री डे, और वाइल्ड लाइफ डे है हमारा 3 मार्च को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 21 से लेके 24 नवंबर 2010 में फर्स्ट टाइगर समिट हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसकी इस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुई थी, जो कि हमने यहाँ भी देखा। तो ये हमारा फॉरेस्ट वाला भी कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये डेटा मैंने 2023 में रिवाइज़ किया था, ये उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिए गए हैं। नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स की बात करें तो 106 है, 1.3% एरिया कवर करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 है, 3.73% है। कंजर्वेशन रिजर्व्स 105 हैं, 0.16%। कम्युनिटी रिजर्व 220, 0.04%, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे ये ब्लैंक छोड़ा है, ये आप जिस भी ईयर में देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करके यहाँ पे फिल कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़, कितना परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ टू टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ठीक है। कितना % है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। फैक्ट है हमारा, इन अ नेशनल पार्क हंटिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, ठीक है। नेशनल पार्क के अंदर हंटिंग और ग्रेजिंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। अच्छा, कुछ जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटी कहाँ पे परमिटेड होती हैं? एक किसी सेंचुरी के अंदर, लेकिन कोई भी एक्टिविटी ऐसी, कोई भी एक्टिविटी नेशनल पार्क में परमिटेड नहीं होती। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर में कहाँ पर है? MP में 11 है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। असम में 7, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार में 6, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में 97 है। ये डेटा जो है ये मैंने अप्रैल 2023 में ये रिवाइज्ड हुआ था। इसके बाद अगर आप किसी और ईयर में देख रहे हो तो इसको प्लीज़ इस डेटा को एक बार कंफर्म कर लेना। उसके बाद जिम कॉर्बेट की बात करें तो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था एज हैली नेशनल पार्क, और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इसको चूज़ किया गया था 1973 में, और रामगंगा और कोसी रिवर यहाँ से फ्लो होकर गुजरती है। जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क है, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। फिर उसके बाद केओलाडो नेशनल पार्क है, इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था
राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और 1985 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया। पहले बात करें तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी गंभीर और बाणगंगा रिवर के कन्फ्लुएंस पर यहाँ पर था। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू और मोरा धानसिरी, यहाँ से ये नदियाँ होकर गुजरती हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है वहाँ पर स्थित है, और पहला यहाँ पे राइनो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है वो 1984 में चलाया गया था। पीन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको नेशनल पार्क 1982 में बनाया गया था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये फेमस है वाइट टाइगर्स के लिए। राजाजी नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है राजाजी नेशनल पार्क। कहाँ कहाँ, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। और इसको बनाया कैसे गया था, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, ये तीनों पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इनको मर्ज करके राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया 1983 में, और इसको सी राजगोपालचारी जी के नाम के ऊपर रखा गया इसका नाम। टाइगर रिजर्व इसको 2015 में घोषित किया गया था। तो हम देख सकते हैं राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में है। यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर की प्रेजेंस है। वन विहार हमारा भोपाल में है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये मरीन नेशनल पार्क है, तमिलनाडु में है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुई थी। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये मेघालय के गारो हिल्स में है, और गारो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी नोक्रेक। नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें तो इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी माना जाता है। उसके बाद बेटा या फिर पालामू नेशनल पार्क जो है वो पालामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। 1986 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। गिर नेशनल पार्क की बात करें तो ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। यहाँ पे एशियाटिक लॉयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिल्ली ज़ू जो है उसको जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क का जो स्टेटस है वो कब मिला था, 1982 में। पन्ना जो है उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया, 18th बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कब बनाया गया, 25 अगस्त 2011 में। रन ऑफ कच्छ जो है इनिशियली बायोस्फीयर रिजर्व में ये लिस्टेड नहीं था, लेकिन जनवरी 2008 में इसको ये स्टेटस बायोस्फीयर रिजर्व का दिया गया। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें तो यूनेस्को ने 1971 में इसकी शुरुआत की थी। पहला हमारे यहाँ नीलगिरी था, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार और नंदा देवी, ये पहले बायोस्फीयर रिजर्व के मतलब जब डिक्लेयर किए गए थे इंडिया में तब ये सारे किए गए थे। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो लार्जेस्ट यूनेस्को सर्टिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें, बट इज सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन वैसे इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। लार्जेस्ट इंडिया में अगर वैसे बात करें तो रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई है। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें सबसे लार्जेस्ट है हमारा रन ऑफ कच्छ, सेकेंड नंबर पे हमारा आता है गल्फ ऑफ मन्नार, लेकिन यूनेस्को के सर्टिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा हमारा गल्फ ऑफ मन्नार ही है। श्रीलंका में बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये श्रीलंका में है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैं और उनकी लोकेशन है। चंद्रप्रभा जैसे कि यूपी में है, करेरा एमपी में है, जैसामान राजस्थान में है, पेरियार केरला में है, ऐश कोट जो है उत्तराखंड में है। उसके बाद झारखंड में क्या है, महुआ, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, ये मैं बाद में करेक्शन बता दूंगी। उसके बाद नेयर कहाँ पर है हमारा, केरला में। गोमादा हमारा छत्तीसगढ़ में। इंडिया का पहला बटरफ्लाई पार्क की बात करें तो बानेर घाटा नेशनल पार्क है, 2006 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये कर्नाटका में है। ब्लू मोरमन क्या है, एक बटरफ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है पैपिलियो पॉलिस्टर। ये लार्जेस्ट स्वैलो टेल बटरफ्लाई है
और महाराष्ट्र की ये स्टेट बटरफ्लाई है। इंडिया की अगर लार्जेस्ट बटरफ्लाई की बात करें तो गोल्डन बर्ड विंग है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन की बात करें तो ये इंग्लैंड में है। ये 1759 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इसको यूनेस्को साइट घोषित किया गया 2003 में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये मीटिंग साइट है। किसका मीटिंग साइट है? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद सेशेलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? आंध्र प्रदेश का। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व? सेशेलम बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद कोलेरू लेक की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। आंध्र प्रदेश में है और किसके किसके बीच में है? कृष्णा और गोदावरी रिवर के डेल्टा के बीच में है। पहली अगर मराइन सैंक्चुरी की बात करें तो ये हमारी गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। उसके बाद चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कहाँ पर है? केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमारा वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी एंड कारिकली बर्ड सेंचुरी, ये हमारी तमिलनाडु में है। टाइगर डे कब मनाया जाता है हमारा? 29 जुलाई को। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं थर्ड पार्ट के। बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक